नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो राजस्थान पुलिस का एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर को। इस आज वाले एग्ज़ाम में जो राजस्थान करंट अफेयर्स के राजस्थान और भारत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन की हम व्याख्या करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान पुलिस के एसआई एग्जाम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सिंपल क्वेश्चन था। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ओलंपिक की पहले बात करते हैं तो राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। तो 4 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिए थे। कौन कौन थे ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको और भी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एक नंबर पर अगर बात की जाए तो दिव्यांश सिंह पंवार। जी हाँ, दिव्यांश सिंह पंवार ने भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक में, जिनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है और इन्होंने शूटिंग में भाग लिया था। जी हाँ, शूटिंग में। इसके अलावा अपूर्वी चंदेला भी जयपुर से ही है, इन्होंने भी शूटिंग में ही भाग लिया था। इसके अलावा भावना जाट, जी हाँ भावना जाट, जिन्होंने जो पैदल चाल प्रतियोगिता में जो राजस्थान से भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक में, जो राजसमंद से है भावना जाट। इसके अलावा अर्जुन लाल जाट, जी हाँ अर्जुन लाल जाट भी टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था और इन्होंने नौकायन में प्रतिनिधित्व किया था। ये भी अर्जुन लाल जाट भी जयपुर से ही है। तो 4 खिलाड़ी है, आपको पता होना चाहिए। पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ी भाग लिए थे। अगर बात की जाए टोक्यो जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बात अगर टोक्यो ओलंपिक की जाए तो ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था, जिसका आयोजन किया गया था जापान के टोक्यो में। और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में इसमें 48वें स्थान पर है वो भारत रहा था। भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, इसके अलावा 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक जीते थे। 2024 में टोक्यो ओलंपिक कहाँ होगा, तो 2024 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि कितने खिलाड़ियों ने भारत से इसमें भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो टोटल 119 खिलाड़ी है वो इसमें भाग लिया था, जिसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ी शामिल है। कौन कौन से है? दिव्यांश सिंह पंवार, अपूर्वी चंदेला, भावना जाट और अर्जुन लाल जाट। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है कोविड-19 के लिए वो किसके द्वारा निर्मित है। तो इसको मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, तो वहाँ पे दिया गया था एडिनो वायरस वायरल वाहक के द्वारा ये निर्मित है जो कोवैक्सीन है। अगर बात की जाए कोवैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरर की, तो भारत बायोटेक है वो बनाती है। कोविशील्ड से आप जरूर इसको याद रख लेना, कोविशील्ड से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा उसमें, तो ध्यान रखिएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, कोविड-19 से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको इससे डिफरेंट लगता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, नारायण राणे को जुलाई 2021 में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था। तो एमएसएमई से क्या तात्पर्य है? एमएसएमई काफी ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मंत्रालय से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जी हाँ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके एमएसएमई मंत्री की, तो एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे। जी हाँ नारायण राणे। ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि नारायण राणे है वो हाल ही में चर्चा में रहे थे, जो विवादों के कारण इन्होंने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने को लेकर विवाद रहा था, तो विवादों में रहने के कारण इनसे क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं जो सहकारिता मंत्रालय है, जी हाँ सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय है वो बनाया गया है, तो सहकारिता मंत्री कौन बने हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह। जी हाँ रट लेना, अमित शाह है वो सहकारिता मंत्री बने हैं। तो नारायण राणे जो मुंबई से है,
शिवसेना से ये बीजेपी में आए थे और विवादों के कारण ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। जो ऑनलाइन रैंकिंग जुलाई 2021 की है, जी हाँ, जुलाई 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, उदयपुर रहा है। तो 4 नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगर बात की जाए उदयपुर की रैंकिंग की तो 5वें स्थान पर रहा था उदयपुर। अजमेर है वो 22वें स्थान पर रहा था। जयपुर की रैंकिंग है वो 28वीं रही थी। और अगर बात की जाए कोटा की तो कोटा है वो 10वें स्थान पर रहा था। तो ये रैंकिंग है, 100 शहरों की रैंकिंग जारी की गई थी। 15 जुलाई को ये जारी की गई थी ऑनलाइन रैंकिंग जो स्मार्ट शहरों की। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के इन 4 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें आपको बता दें लगभग 1900 से अधिक करोड़ रुपए है वो आवंटित किए गए हैं। तो ये रैंकिंग क्यों जारी की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी योजना स्मार्ट सिटी के तहत चल रही है, कितनी पूरी हो गई है, इसके आधार पर विभिन्न शहरों की है ये रैंकिंग जारी की गई थी। उदयपुर है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो भारत के 100 स्मार्ट सिटी के जो रैंकिंग में शहरों में 4 शहर शामिल हुए, तो इन चारों शहरों की रैंकिंग भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी अपने देश भारत ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में ये बैठक 9 सितंबर को आयोजित की गई थी। वहीं अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स अगर बात की जाए तो ब्रिक्स यानी BRICS ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इसमें ये देश है। इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है। तो किन बीमारियों को भी शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रख सकते हैं। 30 जनवरी को, पहली बात तो ये योजना 30 जनवरी को लागू हुई थी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। नए चरण का शुभारंभ किया गया था 30 जनवरी को। इसमें 41 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय है वो किए जाएंगे राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें आपको बता दें कि कोविड-19 और हीमोडायलिसिस, इन दोनों बीमारियों को भी शामिल किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल 1572 पैकेजेस है वो शामिल किए गए थे बीमारियों के, जिसमें कोविड-19 और हीमोडायलिसिस भी शामिल था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए इस योजना की तो इसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर है वो दिया जाता है। तो राजस्थान सरकार की ओर से योजना का नया चरण 30 जनवरी 2021 को लागू किया गया था, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन थी। भवानी देवी थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, भवानी देवी थी, जो ओलंपिक में फ्रांस से हार गई थी, इन्होंने मेडल नहीं जीता था। भवानी देवी है वो कहाँ से है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, चेन्नई से है भवानी देवी, जिन्होंने प्रथम भारतीय महिला तलवारबाज थी जिन्होंने ओलंपिक 2020 में भाग लिया था हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल पुरस्कार किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन, आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, नोवाक जोकोविच ने जीता है। जो जितने भी ग्रैंड स्लैम अब तक है वो जीते गए हैं, नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीते गए हैं। फ्रेंच ओपन की अगर बात की जाए तो 30 मई से लेकर ये 13 जून 2021 तक पेरिस में आयोजित किया गया था। अगर बात की जाए महिला की तो महिला फ्रेंच ओपन का खिताब, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, महिला फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है बारबोरा केजिकोवा ने। वहीं अगर बात की जाए पुरुषों की तो अगर आप ध्यान रख सकते हैं, नोवाक जोकोविच ने पुरुष में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। इसके अलावा कोई भी ग्रैंड स्लैम से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रख सकते हैं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ही विजेता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है, वैसे आपको पता होगा रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं, ये आप इसको जरूर ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एन के जैन की,
पहले बात कर लेते हैं एन के जैन की। तो ये गूगल पर भी मैंने सर्च किया था, तो 2005 से लेकर 2010 तक एन के जैन है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद अगर बात की जाए जस्टिस एस सगीर अहमद की, तो ये 2001 से लेकर 2004 तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे। प्रकाश टाटिया तो वर्तमान में कौन है? जीके व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास। तो इससे पहले कौन थे अध्यक्ष? प्रकाश टाटिया। अब कौन बच गए? तो ये बच गए जस्टिस जगत सिंह, तो ये नहीं रहे थे। वहीं अगर बात की जाए जस्टिस जगत सिंह की, तो जस्टिस जगत सिंह है वो 2005 से लेकर 2010 तक, जी हाँ कौन? जस्टिस जगत सिंह है वो 2005 से लेकर 2010 तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे थे, न कि अध्यक्ष, क्योंकि उस समय अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एन के जैन। तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे वर्तमान अध्यक्ष जीके व्यास है तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। उसके अलावा अध्यक्ष आप जरूर देख लेना। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से क्वेश्चन कैसा पूछा गया? सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे थे। तो पहले हम अध्यक्ष की बात करते हैं। तो यतीन्द्र सिंह है वो 1990 से लेकर 1995 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। सचिव का पता नहीं है, अध्यक्ष रहे थे। एन के बैरवा ये 2000 से लेकर 2004 तक अध्यक्ष रहे थे आरपीएससी का। इनका लगभग देखा जाए तो कार्यकाल भी इनका ठीक ही था। इसके अलावा डी चौहान यानी दीनदयाल चौहान, इनका जो कार्यकाल है वो 1985 मंथ में है, 1985 से लेकर 1985 तक ही मान सकते हैं। तो ये थोड़े कम कार्यकाल के लिए रहे थे। इसके अलावा अगर देवेंद्र सिंह की बात की जाए तो 1997 से लेकर 2000 तक, सन 2000 तक ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। तो इनका भी कार्यकाल सही है। तो यूं हम मान सकते हैं कि देवेंद्र सिंह चौहान यानी डी चौहान, इनका कार्यकाल कम था क्योंकि ये सचिव थे, फिर हो सकता है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनका कार्यकाल कम होने के कारण मेरा ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। नेट पर भी देखा था लेकिन नहीं मिला। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया? राजस्थान हाईकोर्ट के कौन न्यायाधीश है जो अन्य राज्यों में मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं रहे हैं? तो इसका आपको अगर बात की जाए प्रकाश टाटिया की सबसे पहले बात करते हैं। प्रकाश टाटिया वो राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व सीजे, इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो ये नहीं है। उसके अलावा एन माथुर की अगर बात की जाए, सबसे पहले नगेंद्र कुमार जैन की बात करते हैं। तो नगेंद्र कुमार जैन है वो कर्नाटक मद्रास हाईकोर्ट के सीजे रह चुके हैं, तो ये भी रह चुके हैं। राजेश बालिया की बात की जाए तो राजेश बालिया है वो पटना हाईकोर्ट के पूर्व सीजे रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। प्रकाश टाटिया भी रह चुके हैं। कौन नहीं रह चुके हैं? तो एन माथुर है, ये नहीं रहे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे दें कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 131वीं रही है। यूएनडीपी की ओर से ये रैंकिंग जारी की जाती है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है नॉर्वे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, नॉर्वे है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। साल 2019 में अगर भारत के भारत का लैंगिक विकास सूचकांक, जी हाँ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कितना रहा था? 0.820 रहा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वहीं अगर आपसे विश्व का पूछ लिया जाए, भारत का तो इतना है, विश्व का कितना रहा है लैंगिक विकास सूचकांक? तो विश्व का 0.943 इतना रहा है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा और भी संकेतक है, वहां से आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इनको रट लेना। नेक्स्ट है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो जीवन धारा योजना, धारा नाम आ गया तो सिंचाई, पानी से सिंचाई कुओं का निर्माण के लिए राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है?
तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि है वो दी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें ये योजना की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी 2017 से पीएम मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। फर्स्ट किस्त के रूप में 1,000 रुपये, सेकेंड किस्त के रूप में 2,000 रुपये और थर्ड किस्त के रूप में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कुल 5,000 रुपये है वो महिलाओं को दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। तो योजना से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसे साल 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था? जी हाँ, तो शिंजो आबे। तो आपको बता दें कि शिंजो आबे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, वीबी लाल को भी मिला था, एसपी बाला सुब्रमण्यम को भी मिला था। तो किसे नहीं मिला था? तो रामविलास पासवान को नहीं दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया था और पद्म भूषण से 10 व्यक्तियों को नवाजा गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह से बन रहे हैं, तो इसको भी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है? तो सिंपल क्वेश्चन है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो नए संसद भवन का निर्माण है वो कर रही है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नए संसद भवन के निर्माण के लिए है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी जो फंगस है वो ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो म्यूकर माइकोसिस हम बोल सकते हैं, तो म्यूकर मेरे हिसाब से यहाँ पर सही है। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस जो कोविड-19 के होने के बाद में जो ठीक हुए मरीजों में ये देखने को मिलता है, जिसमें आंखें भी खराब हो जाती है, इसके लक्षण भी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो कोविड-19 से भी काफ़ी 1 या 2 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।